हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष मिश्रा एजुकेशन में। और इसका थीम लाइन है चैनल का सोअर हाई विद विजडम विंग्स। बुद्धि की उड़ान को आप आसमान की ऊंचाइयों तक लेके चले हम, यही हमारा थीम लाइन है। और आज हम इस सीरीज में मैक्सिमाइज योर मार्क्स सीरीज में हम लेके आ रहे हैं पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, हाउ टू राइट अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स और टेल एंडर्स वर्ड गिवन इन सब्जेक्टिव पेपर्स क्वेश्चंस। और ये सब्जेक्टिव पेपर्स क्वेश्चंस कहाँ के लिए? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस मेंस के लिए, या किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको ये मिलेगा। यूपी में, बीपीएससी में, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड पीसीएस और कोई भी पीसीएस में आपको टेल एंडर्स वर्ड मिलेगा। किसी भी तरीके के ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा। ये क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन मार्क से पहले लिखा रहता है क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड एनालाइज एग्जामिन। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस भी देख चुके हैं पार्ट 1 में। तो प्लीज जाएं और पार्ट 1 को देखें। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नई नई इनिशिएटिव्स देखने को मिलेगी, जो 2022 के प्रीलिम्स के लिए, चाहे मेंस के लिए, चाहे आगे आने वाले 2023, 24, 25 के एग्जामिनेशंस के लिए मेरे द्वारा यानी कि सुभाष मिश्रा के द्वारा एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे मैं बहुत सारे एग्जाम्स लिख चुका हूँ। आप अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, इससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। एंड आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को बढ़ाने के लिए। और इससे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो मैंने वर्कशॉप किया था कि किस तरीके से आप यूनियन बजट को देख सकते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इस वीडियो को करीब 30 घंटे देखा गया है अभी, बहुत ही कम टाइम स्पैन में, और 500 के आसपास व्यूज हैं उसके। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट नेक्स्ट इनिशिएटिव्स, राइट। तो आज हम देखेंगे ओपिनियन के बारे में, कमेंट, इलूसिडेट, इन्यूमरेट, नैरेट, इन सारे वर्ड्स को आप कैसे टैकल करते हैं। और यहां तक कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अगर छात्र हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप इस तरीके के टेल एंडर्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो ये हमारे बारे में है, ये मेरे बारे में है, सुभाष मिश्रा। दिस इज मी, पास्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 5 टाइम्स इन अ रो इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस। मैंने रिटन पास किए हैं बहुत सारे, जिसमें कि यूपीपीएससी का इंटरव्यू लेवल तक भी मैं पहुंचा हूं, एंड विद एक्सेलेंट इंटरव्यू स्कोर आल्सो। यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई किया, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं वहां से। यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च पेपर्स मैंने लिखे हैं रेप्यूटेड जर्नल्स में। बीएससी इन मास कम्युनिकेशन एंड सिनेमा का ग्रेजुएट हूं मैंने फिल्में बनाई हैं, मैं एक्टर रहा हूं, थिएटर आर्टिस्ट रहा हूं, मैं हिंदी और इंग्लिश में कविताएं लिखता हूं। इसके अतिरिक्त मैं कीन लर्नर हूं और मेरा स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। ओपिनियन, कमेंट एंड व्यूज, इसका हिंदी ये होता है राय, टिप्पणी या विचार। ओपिनियन का मतलब राय, कमेंट का मतलब टिप्पणी, व्यूज का मतलब विचार। ये 3 वर्ड्स आप देखेंगे टेल एंडर्स के तौर पे किस तरीके से। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रोहिंग्या क्राइसिस। रोहिंग्या क्राइसिस कहाँ पे है? म्यांमार में है। और यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो कि वहां पे प्रताड़ित किए जाते हैं और वहां से वो खदेड़े जाते हैं, और वो मुस्लिम्स हैं बाय रिलीजियस कोनोटेशन। और शुड इंडिया प्रोवाइड शेल्टर टू मुस्लिम इमिग्रेंट्स और नॉट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, बट दिस इज अबाउट मेंस कि मेंस में किस तरीके से आप अपने ओपिनियन को रखेंगे, कि आपका ओपिनियन क्या है। ये ब्रॉड क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रोहिंग्या क्राइसिस, शुड इंडिया प्रोवाइड शेल्टर टू द मुस्लिम इमिग्रेंट्स और नॉट। ये भी आपका, या तो आप बताएंगे कि आपको शेल्टर देना है इंडिया के द्वारा या नहीं देना है, ये ओपिनियन पूछा जा रहा है। दूसरा है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज पॉसिबल सोल्यूशन टू बोथ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को इंटरलिंक करते, गंगा और ब्रह्मपुत्र को इंटरलिंक कर देंगे, कावेरी और बाकी रिवर्स को इंटरलिंक करेंगे, तो उससे क्या होगा? फ्लड एंड ड्रॉट। कहीं पे सूखा है, कहीं पे बाढ़ है इंडिया में, तो वो किस तरीके से पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है दोनों के लिए। अगर एक जगह बाढ़ है तो उसको हम ड्रॉट वाले इलाके में पानी को ले जा सकते हैं, तो किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा कंट्री को, कमेंट करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ओपिनियन, कमेंट या व्यू वाले क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। तो पहली चीज जो आपको देखनी है कि प्रोवाइड अ बैलेंस्ड ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट। आपको बैलेंस ओपिनियन करना है, आपको किसी भी तरीके से लॉप साइडेड ओपिनियन नहीं रखना है। ये जो तराजू होता है, तराजू का एक पलड़ा और जो दूसरा पलड़ा होता है, उसको आपको झुकाना नहीं है। दोनों बैलेंस्ड ओपिनियन होने चाहिए। और आपका जो लॉजिक होना चाहिए, जो रैशनल होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि मुस्लिम पे आपको ज्यादा इंपैक्ट या इंफेसिस नहीं करना है, ये इमिग्रेंट्स पे इंफेसिस करना है। इमिग्रेंट्स आर इमिग्रेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन,
और एनी कोनोटेशन ऑफ नेशनैलिटी, क्योंकि इंटरनेशनल में रिफॉलमेंट का प्रिंसिपल है, इसके बारे में आप पढ़ें, रिफॉलमेंट प्रिंसिपल। एंड एनी कंट्री इज ड्यूटी बॉन्ड, कि अगर आप कोई भी इमिग्रेंट आता है, अगर वो क्राइसिस में है, तो आप उसको लीगली और बिल्कुल सेफ पैसेज देंगे अपनी कंट्री में, या कंट्री से बाहर भी निकालेंगे तो उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए करेंगे। लेकिन इंडिया ने इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन नहीं किए हैं, तो इट इज नॉट लीगली ड्यूटी बॉन्ड, बट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब होती है तो ड्यूटी बॉन्ड होता है। तो इसी ओपिनियन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। आप या तो फॉर में जा सकते हैं कि सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है रोहिंग्या क्राइसिस पे आपका ओपिनियन क्या है, तो रोहिंग्या क्राइसिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और वो इस तरीके की क्राइसिस किसी भी कंट्री में नहीं होना चाहिए। रिलीजियस एट्रोसिटी बाय वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट इज नॉट नीडेड। तो ये ओपिनियन आप क्लियरली रखेंगे, न्यूट्रल नहीं रहेंगे, प्रोएक्टिव ओपिनियन देना है आपको। सबसे पहली बात है कि प्रोएक्टिव ओपिनियन दीजिए, कभी भी न्यूट्रल ओपिनियन नहीं देंगे आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो मेंस हो। अगर आपको कहीं भी न्यूट्रल ओपिनियन देना है तो आप बैलेंस देंगे, आपको पॉजिटिव भी बतानी है, नेगेटिव भी बतानी है, क्लियरली इन एक्सपर्ट ओपिनियन, नॉट योर ओन ओपिनियन, राइट। सो शुड इंडिया प्रोवाइड शेल्टर टू द मुस्लिम इमिग्रेंट्स और नॉट। तो यहाँ पे आपको लॉजिक देना होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी पोरस बाउंड्री का समस्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाओं का खुद ही अभाव है, हमारी सेनाएं बहुत सारी चीजों से लड़ रही हैं। तो इसमें अगर हम मुस्लिम इमिग्रेंट्स को यहाँ पे या किसी भी तरीके के इमिग्रेंट्स को अगर हम पनाह देते हैं तो हमारे लिए खुद ही लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा। इस तरीके के लॉजिक आपको देने होंगे, केवल एक लॉजिक नहीं है, बहुत सारे लॉजिक देने होंगे, और प्रोएक्टिवली आपको देना होगा, न्यूट्रल नहीं रहना है आपको किसी ना किसी तरीके से, लेकिन बैलेंस करना है। अगर आप फॉर में जा रहे हैं कि हाँ रोहिंग्या क्राइसिस इज बैड एंड इंडिया शुड प्रोवाइड शेल्टर टू दीज इमिग्रेंट्स, तो आपको फिर अगेंस्ट में भी जाना होगा, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू में ये अगेंस्ट है, क्योंकि आपको बताना होगा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज नॉट ड्यूटी बॉन्ड, बट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ड्यूटी बॉन्ड है। डिस्पैशनेट एनालिसिस, आपको डिस्पैशनेट एनालिसिस क्या है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में राय रख रहे हैं तो अपनी राय ना रखें, आप बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो, आपको बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही काम एटीट्यूड के साथ डिसीजन मेकिंग करना है। योर डिसीजन शुड बी फेवरिंग द बिगर कॉज, नेशनल कॉज, इंटरनेशनल कॉज, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, ओके, एथिकल कॉज, मोरल कॉज, नॉट ओनली द रैशनल और इकोनॉमिक कॉज। तो ये आपको डिस्पैशनेट एनालिसिस करना है, जो कि इंटेलिजेंट पर्सन के दिमाग को शो करता है, एक बच्चे के दिमाग को नहीं शो करता है, या आपको जो इमेच्योर पर्सनालिटी है उसको नहीं झलकाना है, राइट। इमेच्योर पर्सनालिटी क्या है, इमेच्योर पर्सनालिटी या अनइंटेलिजेंट, यहाँ पे डिसीजन ये होगा कि दीज आर नॉट रिलेटिंग टू द मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया, दैट इज हिंदू, तो इनको नहीं करना चाहिए। इस तरीके के ओपिनियन नहीं आने चाहिए आपके तरीके से, क्योंकि आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, आप जनता के सेवक बनने वाले हैं, और जनता का कोई भी धर्म, कास्ट और ये नहीं देखा जाता है। डोंट प्रोवाइड योर पर्सनल ओपिनियन, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे नहीं देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन बनना है आपको। तो इस तरीके से आपको ना सोशल मैन बनना है, ना आपको इकोनॉमिक मैन बनना है, आपको क्या बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। ये आपको किसने बोला, एक विद्वान है हर्बर्ट साइमन, जो नोबेलिस्ट हैं, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको इकोनॉमिक्स के लिए, हर्बर्ट साइमन, इस चीज को याद रखेंगे आप। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन बनेंगे डिसीजन मेकिंग करते हुए। तो पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखना, इफ रिटन वन साइडेड, देन इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो कंक्लूजन होता है उसमें अदर साइड भी आपको लिखना होगा, बैलेंस योर ओपिनियन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा कि इनको पनाह नहीं देनी चाहिए, शेल्टर नॉट ग्रांटेड, ओके, और ये अगर आपने थीम बनाया, हेडलाइन बनाया, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 लॉजिक देंगे कि इंडिया ड्यूटी बॉन्ड नहीं है, और बाकी चीजें आप बताएंगे यहाँ पे। इस तरीके से जब आप बता लेंगे इसको, तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कि कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन रीजंस हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इंडिया का जो पंचशील सिद्धांत है, पंचशील पॉलिसी है, ओके, गुजराल डॉक्ट्रिन है, राइट। उसके बाद आप सीए को भी ले सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज को इन्होंने पनाह दी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली पास हुआ था, उसमें भी आप ये चीज बता सकते हैं कि बहुत सारे कम्युनिटीज जो कि दिक्कत में है उनको दिया जा रहा है, बट यहाँ पे मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आप रिफॉर्मेंट पॉलिसी
जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी, हाई कोर्ट की पॉलिसी, जो नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट हैं उनकी कुछ पॉलिसी जो कि वहां पे पनाह देते हैं और उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपको गुड प्रैक्टिसेस भी कोट करना चाहिए इसमें, राइट। दूसरी वाली जो है इंटरलिंकिंग और रिवर इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू बोथ फ्लड एंड ड्रॉट दैट अफेक्ट द कंट्री, राइट। तो आपको ये पॉसिबल सॉल्यूशन के तौर पे ही आपको सारे पॉइंट्स लिखने की, हाँ ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। फ्लड के लिए कैसे है, तो आपको पहले फ्लड के लिए लिखना होगा, फ्लड पॉसिबल, आज फ्लड के लिए पॉसिबल सोल्यूशन, तो उसमें आप सारे पॉइंट लिखेंगे। फिर ड्रॉट के लिए पॉसिबल सोल्यूशन, राइट, इसमें आप इस तरीके की चीजों में आप इमेज भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, और फाइनली जब आप कंक्लूड करेंगे तब आप बताएंगे कि किस तरीके से इकोलॉजिकल डैमेज जो होता है, इकोलॉजिकल डैमेज में किस तरीके से होगा। एक जगह का जो पानी है उसमें जो फौना है, फ्लोरा है, अगर दूसरी नदी में जाती है, अगर गंगा का जो फ्लोरा फौना है अगर वो ब्रह्मपुत्र में जाती है तो नॉट नेसेसरीली दे विल सर्वाइव, और बहुत सारे चेंजेस लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको बैलेंस करना है अदर साइड के थ्रू भी। तो आपको 3 से 4 पॉइंट आपको कंस्ट्रक्टिव लिखना होगा लास्ट में कि ये पॉसिबल सोल्यूशन है, बट इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, और ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से भी कंट्री को देखना चाहिए। पहले आपको मॉडल के तौर पे कुछ जो हमारा लिंकेजेस हुआ है अभी कावेरी नदी का, उस तरीके का आप उसको कुछ दिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला सकते हैं, और फाइनली आप कमेंट करेंगे कि यस दिस इज अ पॉसिबल सोल्यूशन बट विद द डिवाइडेड ज्यूरी, राइट। नेक्स्ट, इन्यूमरेट, एक एक करके बताना, इसका हिंदी में मतलब होता है एक एक करके बताना, इन्यूमरेशन करना है आपको, जैसे कि आप गिनती करते हैं ना उस तरीके से। इसमें आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, पॉइंट लिस्टिंग करनी होती है, पॉइंट लिस्टिंग करनी होती है, और उससे ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट मैक्सिमाइज योर पॉइंट्स एंड टाइमलाइन, तो ज्यादा से ज्यादा इन्यूमरेशन होना चाहिए। अगर आपको किसी पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें क्या है, तो आपको उसके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बताएंगे, ओके, एंड टाइमलाइंस बताएंगे कि पहले का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहा है वो किस तरीके से सक्सेसफुल रहा है या फेल रहा है, और उसमें किस तरीके से चेंजेस आए हैं, और न्यू वाली पॉलिसी जो है उसमें क्या न्यू है, राइट। क्वेश्चन में देखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि इन्यूमरेट, देखिए स्टार्टिंग में ही इन्यूमरेट लिख दिया गया, ऑल द मेजर स्टेप, राइट, मेजर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। स्टेट के बारे में पूछा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। लास्ट 3 ईयर, 3 साल में, पिछले 3 साल में चिल्ड्रन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ने लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि 3 साल का ही टाइमलाइन है यहाँ पे, और 3 साल में आपको लास्ट 3 इयर्स का अलग अलग भी बता सकते हैं, ओके। तो 2000 आपको 19 का, 2020 का एंड 2021 का, और 2022 का भी कुछ कुछ आप लिख सकते हैं अगर इफ यू आर अवेयर कि एक महीने में क्या हो गया। तो 19, 20 एंड 21 का आपको पर्टिकुलरली लिखना होगा। चिल्ड्रन हेल्थ पे ध्यान दीजिए कि दिस इज द मेजर थिंग विच यू हैव टू टॉक अबाउट, और उसमें क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स बताने हैं। किसका, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बता दीजिए कि क्या क्या है। आयुष्मान भारत अभियान में किस तरीके से चिल्ड्रन हेल्थ को देखा गया, मेंटल हेल्थ पॉलिसी में चिल्ड्रन हेल्थ को कैसे देखा गया है, ओके। एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से आईसीडीएस जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसमें किस तरीके से देखा गया है। आपको डिफरेंट लेवल पे और किस तरीके से मेजर स्टेप दिखा सकते हैं। मेजर स्टेप्स है क्या क्या, तो मेजर स्टेप्स में केवल पॉलिसीज नहीं होती हैं, मेजर स्टेप में आपको स्कीम्स भी आ जाएंगे, राइट, प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे, इनिशिएटिव्स भी आ जाएगा, कोलैबोरेशंस भी आ जाएंगे, कोलैब्स भी आ जाएंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशंस किया गया है, स्टेट के साथ कोलैबोरेशन किया गया है, किस तरीके से नीति आयोग ने जो एजेंडाज बनाए हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है, लोकल लेवल पे क्या काम हो रहा है वो भी आप दिखा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मॉडल स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे का भी मॉडल आप दिखा सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में किस तरीके से चिल्ड्रन हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, ये सब दिखा सकते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स को भी आप फोकस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेजर स्टेप्स में आपको यूनियन बजट भी बता सकते हैं, आप यूनियन बजट के थ्रू भी बता सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी बता सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पे भी जोर देना होगा आपको। इस तरीके से आप चीजों को बता सकते हैं, नीति आयोग के इनिशिएटिव बता सकते हैं, और अदर इंस्टीट्यूशंस के भी नेगेटिव, अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मार्केट, मतलब प्राइवेट बॉडीज क्या क्या कर रही हैं उसके इनिशिएटिव भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सानिध्य में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो किया जा रहा है वो भी आप बता सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डायनेमिक पॉइंट्स होगा, मैक्सिमाइज योर पॉइंट्स एंड टाइमलाइंस, राइट। आपको केवल 2021 नहीं बताना है, 3 साल का बताना है। आप इसको टाइमलाइन के हिसाब से बता सकते हैं, स्टेट्स का अलग से बताएंगे, मेजर स्टेट्स का बता दीजिए, और इसको आप इस तरीके से बांट सकते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स का अलग से बता दीजिए,
ईस्टर्न स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अलग से बता सकते हैं, वेस्टर्न स्टेट्स का अलग से बता सकते हैं, सदर्न स्टेट्स का अलग से बता सकते हैं, राइट। और फिर 15th फाइनेंस कमीशन का भी आप डेटा कोड कर सकते हैं कि किस तरीके से इसने बताया है कि लोकल हेल्थ के लिए जो आपको ग्रांट्स मिलने चाहिए किस तरीके से मिलने चाहिए, और स्टेट्स को किस तरीके से हेल्थ पे काम करना चाहिए, राइट। डेटा मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, ये सब सारी चीजें भी मेजर स्टेप्स में आ जाती हैं। ओके, इलुसिडेट, इलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एग्जांपल देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि गांधी एंड अंबेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज, डाइवर्जेंट अप्रोच था उनका, स्ट्रेटजी भी डाइवर्स था गांधी जी का और अंबेडकर साहब का, हैड अ कॉमन गोल, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी थी, कॉमन गोल ऑफ इमेलिएशन ऑफ डॉन ट्रोडन, डॉन ट्रोडन का इमेलिएशन करना है, इसको स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन अपने आप में बता रहा है कि गांधी और अंबेडकर साहब डिफरेंट थे, अपने डाइवर्जेंट थे अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजी को लेके, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग है, जो गांवों का रोल है, इन सारी चीजों में इनको डिफरेंट डाइवर्ज अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज है। लेकिन कॉमन गोल क्या है उनका, मासेस का उत्थान, मतलब दलितों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, गरीब गुर्गों का उत्थान। इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, दिखाना है कि कॉमन गोल कहाँ कहाँ पे है और डाइवर्स गोल कहाँ कहाँ पे है। इलुसिडेशन में आप क्या करेंगे, प्रोवाइड पॉइंट्स सपोर्टिंग स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट अपने आप में पूछ रहा है, इसी को आपको सपोर्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा रैशनल पॉइंट्स दिखा के, फैक्ट्स दिखा के, फिगर्स दिखा के। तो आपको प्रोवाइडेड स्टेटमेंट प्रोवाइडेड जो है उसको आपको सपोर्ट करना है पॉइंट्स देके, नॉट टू एनालाइज, एनालाइज नहीं करना आपको, क्योंकि एनालिसिस पहले ही बता दिया गया है कि बहुत सारे डाइवर्जन अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज हैं, उसी को आपको खुल के बताना है कि आपको क्या क्या आइडिया है कि कहाँ कहाँ पे गांधी एंड अम्बेडकर साहब अपने अप्रोच में स्ट्रेटजीज में डिफरेंट थे। तो एक अप्रोचेज है, एक स्ट्रेटजीज है, फिर कॉमन गोल है, तीसरा तीसरा पॉइंट। तो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होगा कि हाँ, गांधी एंड अम्बेडकर दोनों ही भारत माता के सपूत थे, दे वर द सन ऑफ द सॉइल्स, एंड इन दोनों ही लोगों ने भारत के उत्थान के लिए, भारत के गरीबी को हटाने के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लगातार सतत प्रयास किया है। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पूना पैक्ट भी दे सकते हैं कि वहां पे भी गांधी जी अम्बेडकर जी डाइवर्स थे, लेकिन उनका कॉमन गोल क्या था, दलितों का उत्थान, राइट। इस तरीके से आप मेजर मेजर पॉइंटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में गांधी जी चाहते थे कि स्वराज हो, जो रूल है होम रूल हो, और डिफरेंट जो हमारे लोकल लेवल्स पे जो है वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो। अम्बेडकर साहब बोलते थे कि नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, और गांवों को साथ लेके चला जाए। तो किस तरीके से, नॉट टू एनालाइज बट प्रोवाइड पॉइंट्स इन सपोर्ट विद द कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन भी देना होगा। अगेन कंक्लूजन आपका पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, राइट। तो आपको क्या क्या करना है, क्लियरली क्या बताना है, स्पष्ट क्या करना है कि डाइवर्जेंट अप्रोचेस गांधी जी के एंड अंबेडकर साहब के कहाँ कहाँ थे। तो आपको यहाँ पे गांधी जी के अप्रोचेस लिखने हैं, यहाँ पे अंबेडकर साहब के अप्रोचेस लिखने हैं। आपको डाइवर्ज अप्रोचेज में हो गया, फिर स्ट्रैटेजीज में भी आपको गांधी जी ने अंबेडकर की क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी पर्टिकुलर चीजों को लेके, तो वहां पर सब पॉइंट लिख सकते हैं आपकी। गरीबों के उत्थान के लिए क्या था इनका स्ट्रैटेजी, इंडिया की आजादी के लिए क्या स्ट्रैटेजी था, रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या था, गांवों के रोल में क्या था। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, मेजर मेजर पॉइंट्स बता सकते हैं। अब कॉमन गोल में क्या है कि कॉमन गोल में लिखने के लिए आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन गोल में आपको बताना है बोथ हैड कॉमन गोल, राइट। तो बोथ हैड कॉमन गोल इन विच रिस्पेक्ट्स, तो पहला रिस्पेक्ट में आपको बताना है, दूसरा रिस्पेक्ट में बताना है, तीसरा रिस्पेक्ट में बताना है, चौथा रिस्पेक्ट में बताना है। कॉमन गोल किस किस चीज के लिए था, डॉन ट्रोदन के लिए ही है, लेकिन आपको उनकी पॉलिसी बतानी होगी। गांधी जी की क्या पॉलिसी थी, गांधी जी की पॉलिसी क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन फ्री इंडिया, उसके बाद जो आपको सैनिटेशन, इंडिपेंडेंस, और जो आपको दलितों का उत्थान के लिए जो उन्होंने किया, राम राज्य, और ये सब सारी चीजों की जो संकल्पना उन्होंने ली थी, वाइपिंग टीयर्स ऑफ एवरी आई, फ्रॉम एवरी आई, राइट। तो उस चीज को इकोनॉमिक सर्वे ने भी जिक्र किया था। अंबेडकर साहब का क्या था, अंबेडकर साहब का ये था कि दलितों का रोल बहुत ही अहम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने बहुत सारी चीजों में, रिजर्वेशन में भी, पूना पैक्ट में भी उन्होंने हंगामा किया कि हाँ होना चाहिए। और ये क्योंकि प्रताड़ित थे, बहुत ही खुद भी दलित थे और उनको प्रताड़ित किया गया था, तो इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव दलितों के लिए लिया, जो कि लैंडमार्क बना और काफी सारा उत्थान हुआ है और अभी भी होना बाकी है दलितों का। तो उस चीज के लिए गांधी जी ने भी बोला है, उन्होंने क्या बोला, अंत्योदय, अंत्योदय जो योजना आज के देश में चलती है, उस चीज का जो कार्यक्रम है वो गांधी जी का ही देन है। इसी तरीके से जो लास्ट माइल अप्रोच है वो आप देखते हैं गांधी जी में। तो इस तरीके से आप इलुसिडेट कर सकते हैं, नरेट, बयान करना, नरेशन, ये स्टोरी की तरीके से होता है। क्रोनोलॉजिकल टाइम फ्रेम होता है, एक के बाद स्टोरी चलेगी। जैसे कि आपको अगर अंग्रेजों के बारे में बताना है तो एक इनिशिएशन पॉइंट होगा, 1600 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1947 तक आके आप रुक सकते हैं, राइट। इसी तरीके से क्या होगा, ऑल्सो लिंकिंग वन इवेंट टू अदर, एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जब आप जाएंगे, 1857 की क्रांति से लेके 1885 में कांग्रेस का बनने से लेके 1905 तक फिर मॉडरेट पॉलिटिक्स, उसके बाद ये 7 में और 11 तक आप देखते हैं स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद फिर गांधी का आगमन, गांधी एज, राइट। तो ये आप लगातार बताएंगे और फिर 1947 तक। तो जो स्टोरी का लिंकेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इवेंट से लेके दूसरे इवेंट तक जो आप ट्रांजिशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको किस तरीके से पिरोना होगा, लीनियर फैशन में, जिस तरीके से फिल्म स्टोरी चलती है एक के बाद एक।
तो वो चीज आपको बतानी होगी, सीन दर सीन बताना होगा। इन्फॉर्मेशन ऑफ इवेंट एंड सर्कमस्टांस सिचुएशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कमस्टांसेस क्या थी, जैसे चौड़ी चौड़ा कांड हुआ तो उसके पीछे की जो घटना है, चौड़ी चौड़ा इवेंट में जो पीछे की घटना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, और उसमें जो लोगों का उग्र होना है, जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे उग्र होना, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग अभी तैयार नहीं है मास मूवमेंट के लिए, तो वो पूरा का पूरा इवेंट और सर्कमस्टांसेस आपको क्लियर करना होगा। प्रीवियस एंड पोस्ट ओपनिंग, तो इसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि पास्ट को आपको दर्शाना होगा, फिर आपको क्रोनोलॉजिकली प्रेजेंट पे आना होगा, एंड देन जो फ्यूचर इसका इम्पैक्ट हुआ या होने वाला है वो भी आपको बताना होगा। कैन बी इन्यूमरेटेड इन ब्रीफ, ब्रीफली बताना है आपको। देखिए एग्जांपल के लिए, नैरेट ब्रूटैलिटी ऑफ यूरोपियन पावर्स, जो ब्रूटैलिटी है, जो इनका अत्याचार है यूरोपियन पावर्स का। यूरोपियन में क्या आ जाएंगे, यूरोपियन में आपको पोर्टुगलीज आ जाएंगे, डच आ जाएंगे, इंग्लिश आ जाएंगे, उसके बाद डेन्स आ जाएगा, उसके बाद आपको फ्रेंच आ जाएंगे, और डिफरेंट 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 आपको जो पावर्स आए इंडिया में उनको आपको बयान करना है क्रोनोलॉजिकली। फिर आपको एक तरीके से जा सकते हैं कि 1600 में कौन आया, फिर कौन आया, फिर आपको 1947 तक ये पूरी बयान करनी है कि ब्रूटैलिटी किस तरीके से था। ब्रूटैलिटी के लिए अगेन मैं आपको ये एक डायमेंशन बताऊंगा, स्पेक्युलेट का जो मैंने पहले बताया था। सोशल डायमेंशन में क्या ब्रूटैलिटी थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, लोकल, इंटरनेशनल और इंडियन और हिस्टोरिकल एंड क्रोनोलॉजी और हेल्थ एस्पेक्ट में। तो इसमें आपको ड्रेन थ्योरी भी बता सकते हैं, दादा भाई नौरोजी को कोट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जो उत्थान हुआ है, और उसमें ब्रुटैलिटी किस तरीके से 1857 क्रांति में किस तरीके से कुचला गया, डिफरेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स को किस तरीके से कुचला गया, किस तरीके से यहाँ की लोकल व्यवस्था को ठप कर दिया गया, जिसको शशि थरूर ने ब्रिटिश रूल भी बोला है, ब्रिटिश रूल के लिए जो आपको एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक है उसमें। तो वो सब सारी चीजें आप कोट करिए ताकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन सके। इंडियन पॉपुलेस इन इट्स रूल, तो इंडियन पॉपुलेस पे ब्रुटैलिटी ऑफ यूरोपियन पावर्स किस तरीके से, उसको नैरेट करिए, ब्यूटीफुली नैरेट कर सकते हैं आप, बयान कर सकते हैं, और एग्जामिनर काफी खुश होगा। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइमलाइन दिखाइए, क्रोनोलॉजिकली आपको डेटा, फैक्ट एंड फिगर्स, इन चीजों पे आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए, और इससे आपका आंसर बहुत ही ज्यादा एनरिच्ड हो जाएगा। तो इतना ही आज के लिए। पार्ट 2 में मैंने लगभग सारे ही जो मेजर वर्ड्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। पार्ट 1 भी जरूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स, काइंडली शो योर लव थ्रू सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड हिटिंग बेल आइकन, कमेंटिंग एंड लाइकिंग द स्टफ। मैं इस वीडियो के लिए 25 लाइक का टारगेट रखता हूं, एंड कम से कम 10 कमेंट्स का टारगेट रखता हूं। तो जो भी लोग आप देख रहे हैं, प्लीज आप पूरा देखें, और उसके बाद जरूर कमेंट करें, जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, और इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और इससे मैं लगातार आपको फ्री इनिशिएटिव्स देता रहूंगा, मेरी एनर्जी बरकरार रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।